नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं ग्राउंड जीरो। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खबर जिस पर आज हम नजर डालेंगे वो है सीएम योगी की, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों ने प्रदेश को दंगों में झोंका है। ये लोग दंगाइयों के सामने नतमस्तक होते रहे हैं। बुलडोजर नहीं चला सकते, योगी ये कहा गया था। बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता, योगी ने यह भी कहा है। इस तरह से तंज कसा गया है। तो वहीं आगे दूसरी खबर जिसका हम रुख करने वाले हैं वो कोलकाता से है। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। आरोपी संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट से केस जो है और उलझ गया है। टेस्ट में संजय ने हत्या की बात कबूली है। रेप के आरोप से संजय रॉय ने इनकार किया है। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव की अब स्थिति भी बनती नजर आ रही है। आरजीकर में सीआईएसएफ की तैनाती पर अब विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पहुंची है, जहां सीआईएसएफ कर्मियों के लिए व्यवस्था ना करने का आरोप भी लगा है। वहीं आगे तीसरी खबर जो हम जिसका रुख करेंगे वो है हरियाणा से, जहां हरियाणा में आप और कांग्रेस में गठबंधन पर पेंच फंसा हुआ है। आपने 10 सीटों की मांग की है, कांग्रेस 7 के लिए तैयार हो गई है। कैसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच बैठक भी हो सकती है। बैठक में सीटों को लेकर आगे बातचीत बढ़ेगी। कांग्रेस ने सीईसी की बैठक में 66 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। गुरुवार तक सूची जारी होने की संभावना है। वहीं दिल्ली की भी बात करेंगे, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ा दिए गए। राष्ट्रपति ने दिल्ली के एलजी की शक्तियां बढ़ाई हैं। बोर्ड पैनल बनाने के साथ अब नियुक्ति भी कर सकेंगे। एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं एलजी। पहले दिल्ली सरकार के पास ही अधिकार था। तो ये भी खबर का हम जिक्र करेंगे। साथ ही आपको बहराइच में भी अपडेट देंगे, जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आज बहराइच जाएंगे यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना। भेड़ियों के हमलों को लेकर बैठक भी आज वो कर सकते हैं। डीएम, सीडीओ, मुख्य वन संरक्षक, डीएफओ के साथ बैठक भी हो सकती है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जिस पर हम अपडेट भी लेंगे कि किस तरह से अब तक क्या कुछ अपडेट पहुंचा है, और ये भी जानेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट जो है आ चुका है। अगर यूपी की हम बात करें वो भी करेंगे, और साथ ही प्रधानमंत्री किस तरह से अब सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं, वहां क्या कुछ हो रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, यूपी आपको लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी रजत मिश्रा, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। रजत, बताइए, जिस तरह से पलटवार, ये जो बार पलटवार की इस समय सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव का बयान और उस पर पलटवार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, किस तरह से ये सियासत पूरी नजर आ रही है? देखिए विकास, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है वो इस समय अपने पीक पर है। लगातार बुलडोजर एक्शन के चलते जो नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है उसकी अब से कुछ देर पहले कल जो बैठक हुई थी अखिलेश यादव की, उसमें उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा है कि बुलडोजर पर सबके हाथ सेट नहीं हो सकते। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग की जरूरत है, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये बयान साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। इससे पहले जब अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, तब उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि जैसे ही 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सारे बुलडोजर का जो रुख है वो गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। मतलब सीधे तौर पर वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साध रहे थे और ये कहना चाह रहे थे कि जैसे ही सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो मठ की तरफ बुलडोजरों को किया जाएगा। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है तो निश्चित तौर पर ये जो पॉलिटिक्स है ये और गरमाई है। बुलडोजर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में और गरमाई है, क्योंकि लगातार जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, जो बुलडोजर मॉडल बना है, उसने उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां थी पूरे देश में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर जो इमेज बनी हुई थी, उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब बुलडोजर के ऊपर सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ करी और कहा कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई किस हद तक सही है। और साफ तौर पर सरकार ने अपने एफिडेविट में यह भी लिखा था कि जो कार्रवाई बुलडोजर की उत्तर प्रदेश में हो रही है वो अपराधियों के साथ साथ उन लोगों के ऊपर खास तौर पर हो रही है जो भूमाफिया है, जो सरकार की नजूल की जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो सरकार की जमीनों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त है। तो वो जैसे जैसे जमीनें ट्रेस होती जा रही हैं, सरकार उन जमीनों को खाली कराती चली जा रही है। ये इत्तेफाक भी है और पहले जो उत्तर प्रदेश में राजनीति जिस तरीके से होती रही उसका एक
एक बड़ा कारण भी है कि मैक्सिमम जो अपराधी हैं वो समाजवादी पार्टी के निकल के आ रहे हैं। इसलिए जो तिलमिलाहट है अखिलेश यादव की वो और ज्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि बैक टू बैक लगातार, चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे वो कन्नौज की बात हो, लगातार जो अपराधी निकल के आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से चूंकि जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने अपने दौर में सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करके तमाम इमारतें, बिल्डिंगें खड़ी की। जिस तरीके से माफियाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन हुआ, चाहे वो मुख्तार की बात हो या रातीक की बात हो, उन सब ने एक सेफ्टी की जो फीलिंग है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर जरूर जगाई है, और इसी कारण बुलडोजर एक्शन को लोगों ने पसंद किया है। पब्लिक की एक डिमांड बन गई है। आप देख रहे होंगे जहां जहां क्राइम हो रहा है वहां वहां ये डिमांड उठती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन होता है, ठीक उसी तरीके से उनके राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन हो। तो ये बात साफ होती है कि किस तरीके से लोगों ने बिल्कुल रजत, और शायद इसीलिए हमने जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की तो उत्तर प्रदेश सरकार की उस तारीफ भी उसको लेकर की है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे एक केस, जितने भी बुलडोजर जहां जहां चले हैं उसका ब्यौरा दिया है और उसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि कहां अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बनाई गई थी। इसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए किया है। बिल्कुल, चूंकि सरकार को घेरने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से की गई थी कि अपराधी होने के कारण सिर्फ बुलडोजर चला दिया जा रहा है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ढहा दिए जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट में जो सरकार ने अपना एफिडेविट दिया था, हलफनामा दिया था, उसमें डिटेल्ड तरीके से उन्होंने एक एक चीज का, एक एक घटना का जिक्र किया और साफ तौर पर उसमें लिखा कि सिर्फ अपराधी होने के कारण बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही। उन अपराधियों ने सरकार की जमीनों के ऊपर पिछले लंबे समय से कब्जा करके रखा हुआ था, सरकार को सीधे तौर पर राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे, और उसके साथ साथ उनकी जो इमेज थी वो इस तरीके की थी जिसके चलते जो ग्रामीण थे या जो और अन्य लोग थे वो उनसे भय में रहते थे। तो ये पूरी एक बड़ा कारण बना है बुलडोजर एक्शन चलने का। अब जिस तरीके से आपको याद हो, अतीक अहमद के ऊपर जब बुलडोजर का एक्शन किया गया, मुख्तार अंसारी के ऊपर जब बुलडोजर का एक्शन किया गया था, उन्होंने जो सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किए थे उनको खाली कराने के बाद वहां पर गरीबों के लिए मकान बनाए गए और उनको बाकायदा आवंटित किया गया। तो ये सारी चीजें साफ तौर पर एफिडेविट में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी की और बिल्कुल रजत, ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास और आगे चलते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर अब तक क्या कुछ बड़ा अपडेट आया है, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संगीता झा मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। संगीता, बताइए, जिस पॉलीग्राफ टेस्ट से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि लगभग पिक्चर क्लियर होगी, यहां तो सस्पेंस पे सस्पेंस बढ़ते जा रहे हैं। संगीता। जी विकास, मैं आपको बता दूं कि पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए ही करवाया गया था और लगातार देखिए सिर्फ संजय रॉय का नहीं और भी 7 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए गए थे। लेकिन देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट होने के बाद जो है सवाल और ही सुलझ गए हैं, जो कि सीबीआई सोच रही थी कि इससे उन्हें जो है एक सहायता मिलेगी। जो जांच हो रही है इसमें कहीं ना कहीं वो इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ हो सकता है सहायता मिल सकती है, क्योंकि देखिए ये जो दरिंदगी का मामला हुआ डॉक्टर बेटिया के साथ, इसके 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ये मामला जो सुलझने के बजाय और ही ज़्यादा उलझती ही जा रही है। देखिए इस पॉलीग्राफी टेस्ट में जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि संजय रॉय ने ये कहा है कि उसने हत्या तो की है लेकिन उसने रेप नहीं किया है। तो इसके बाद जो है सीबीआई की जो है वो मुश्किलें कम होने के बजाय और ही बढ़ गई है, क्योंकि सीबीआई अब ये सोच रही है मामले जो सुलझ थे वो और ही ज्यादा उलझते ही जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसे तो 7 लोगों के और भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुए थे, संदीप घोष के भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुए, उसके साथ साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार भ्रष्टाचार के मामले में किया गया। लेकिन ये जो मामला है दरिंदगी, डॉक्टर बिटिया के साथ जो दरिंदगी का मामला है, ये मामला फिलहाल अभी तक नहीं सुलझा पा रही है सीबीआई, क्योंकि अब संजय रॉय ने जो है उन्होंने जो बयान दिया है उसके आधार पर ये पूरी तरह से उलट गई है चीजें। और देखिए हमने इसके पहले भी देखा था कि किस तरह से संजय रॉय ने हाईकोर्ट में कहा था, रो दिया था संजय रॉय। उस दौरान वो कहता है कि उसने रेप नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए उसने यह भी कहा था कि मेरी पॉलीग्राफी टेस्ट की जाए, मैं चाहता हूं कि पॉलीग्राफी टेस्ट हो, उसके बाद जो है सब कुछ सामने होगा, दुनिया के सामने होगा, मुझे किस तरह से फंसाया जा रहा है ये चीज़ें सामने आएगी। लेकिन देखिए जो सबूत जो हैं उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि दरिंदगी में इसकी संजय राय ही इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन अब जो ये पॉलीग्राफी टेस्ट की जो रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक चीज़ें कुछ और ही निकल कर सामने आ रही है। विकास।
संगीता, ये भी बताइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या उन बातों का अभी तक जिक्र मिल पाया है, किस बातों पर ऐसी असहमति अभी बनती नजर आ रही है? और दूसरी चीज एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ममता बनर्जी और सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव जो है, सीआईएसएफ की अगर तैनाती से विवाद को लेकर हम बात करें तो वो भी बढ़ता नजर आ रहा है, उस पर क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, देखिए सीआईएसएफ की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला किया गया था कि जो सीआईएसएफ की जो तैनाती है वो आरजीकर में करी जाए, क्योंकि हमने देखा था कि 14 अगस्त की रात को किस तरह से पूरे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे थे। प्रदर्शन करते करते अचानक से अस्पताल में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। जिस जगह ये घटना हुई थी, जो मामले जहां हुए थे उस जगह से लेकर सेमिनार हॉल से लेकर इमरजेंसी जो है पूरे अस्पताल के जो कागज जो थे, जो भी सामान थे, वो सारे तोड़फोड़ किए जाते हैं। जिसके बाद ये जो है सीआईएसएफ की तैनाती की बात सामने आई थी कि आरजीकर में जो है वहां पे सीआईएसएफ की तैनाती की गई। लेकिन अब देखिए इस मामले को लेकर अब राजनीतिक तूल बरते जा रहा है, किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र में आपस में बन गई है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल अपराजिता बिल जो कि विधानसभा में पास हुआ, उसके बावजूद देखिए डॉक्टरों में जो है गुस्सा वो कम नहीं हुआ है। डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी डॉक्टर प्रदर्शन पर थे, आज भी देखिए प्रदर्शन होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हमें देखने को मिल रहा है। आज शाम 4 बजे डॉक्टरों का प्रदर्शन होना है, जो कि जंतर मंतर पर दिल्ली में होगा। तो देखिए डॉक्टर्स जो है वो खुश नहीं है और ना ही वो इस बिल से खुश हैं जो कि ममता सरकार ला रही है। तो ये जो प्रदर्शन है और ये जो इंसाफ की जो मांग है, ये लगातार सड़कों पर हमें देखने को मिल रही है। आज साथ ही मैं आपको यह भी बताऊं, डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि रात में जो है 1 घंटे का प्रदर्शन करेंगे, जो कि कैंडल मार्च निकालेंगे, सभी से घरों की बत्ती बंद करने की बात कही है। तो प्रदर्शन जो है, इंसाफ की मांग जो है वो लगातार हो रही है। सड़कों पर सिर्फ जो है डॉक्टर्स नहीं है इंसाफ की मांग को लेकर, वहाँ के जनता भी है, पश्चिम बंगाल की जनता भी सड़कों पर है। साथ ही जो अन्य जो विपक्षी नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी सड़कों पर हैं। आज देखिए जो वाम दल के लगातार सभी सड़कों पर है और न्याय की मांग चल रही है। लौटूंगा संगीता आपके पास। हरिराम मिश्रा मेरे साथ हरियाणा से जुड़ गए। हरिराम, आपसे जानना चाहूंगा, आप और कांग्रेस का गठबंधन पर लगातार पेंच फंसा हुआ है, क्या पिक्चर क्लियर होती नजर आ रही है? क्या कुछ अब तक डेवलपमेंट है पूरी खबर पे? देखिए, अगर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक की बात की जाए तो केवल आम आदमी पार्टी से ही नहीं, समाजवादी पार्टी से भी कांग्रेस जो है चर्चा कर रही है गठबंधन को लेकर के। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी को कांग्रेस 1 सीट देना चाहती है, वही जो है 3 से 5 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को देना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि चूंकि लोकसभा में 1 सीट का गठबंधन हुआ था, इस हिसाब से उसे 9 सीट मिलनी चाहिए। तो इसी को लेकर के बातचीत चल रही है। अब ये देखना होगा कि आज या कल में इनको अपनी सीटें भी घोषित करने की बात आ रही है। गठबंधन को लेकर के क्या रूप बनता है, कितने पे दोनों पार्टियां मानती हैं, ये लगातार बैठक जारी है, उसके बाद ही तय हो पाएगा। हरिराम, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग पे अभी तक मुझे लगता है कि बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस 7 के लिए तैयार है, आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की मांग की है। तो इस पे क्या कुछ अभी तक अपडेट है? और ये भी जानना चाहूंगा कि केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा की बैठक की खबरें भी हैं, तो उस पर अभी तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा की एक दौर की बैठक हो चुकी है। दोनों ही अपनी पार्टियों में मंथन इस चीज को लेकर के कर रहे हैं। एक बार फिर संभवतः आज उनकी बैठक होने वाली है। जो इसमें सबसे बड़ी बात नजर आ रही है, जो कांग्रेस का प्रदेश संगठन है वो नहीं चाहता है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना। वो ये मानता है कि अगर हम जो है हमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, हम वैसे ही हरियाणा में अभी मजबूत हैं अधिक सीट जीतने को लेकर के। ऐसे में अगर आम आदमी
आदमी पार्टी को हम सीट दे देते हैं, जिसका संगठन भी हरियाणा में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो बीजेपी को उनको हराना और आसान होगा और उसकी सीटें, बीजेपी की सीटें बढ़ जाएगी। जबकि कांग्रेस का जो आला कमान है वो ये चाहता है, वो ये उसका कहना है कि हम जो है वोट नहीं बंटने देना बिल्कुल, और इसी को लेकर चिंतन मंथन और सस्पेंस लगातार इस पूरी खबर पर बरकरार है। आपके पास लौटूंगा। सीधे आपको बहराइच लिए चलते हैं, जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। क्या कुछ खबर पर अब तक अपडेट है? अंशुमन दुबे मेरे वहां से सहयोगी जुड़ गए। अंशुमन, बताइए, अब तो ये जो आदमखोर भेड़िए हैं, इनका आतंक सिर्फ बहराइच तक नहीं है, बल्कि आसपास के जो इलाके हैं वहां से भी ऐसी खबरें कि वहां तक भी ये पहुंच गए। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अभी? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अब इसका विस्तार हो चुका है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जितनी कवायद हो रही है, उतना ही भेड़िया भागने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वो दूर दूर तक जा रहे हैं। जितने भेड़िए पकड़े गए थे, उसके बाद से जो भेड़िए बचे हुए हैं, लगातार उनको लेकर के कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन मुस्तैद भी है, ड्रोन से निगरानी लगातार हो रही है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात ये दिखने को आ रही है कि मुझे जो मेरी बहराइच में मेरे सूत्रों से मेरी बात हुई है, वो ये बता रहे हैं कि वहां पे भेड़ियों के कुछ बच्चे थे, जिनको शिकारी, जो अवैध शिकारी हैं, उन्होंने वहां से उसको उठा लिया है और उठा के उसको लेके चले गए। उसके बाद से ही अपने बच्चों को इंसानों द्वारा जब उनको लेते हुए देखा गया है, तो भेड़िए तब से अपने बच्चों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और उसके बाद से लगातार उनके जो हमले हैं वो इंसानों पे होते चले गए, इंसानी बस्ती पे होते चले गए। तो जहां जहां वो इंसानों को देख रहे हैं, वहां वो हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता का बात यह है कि सरकार ने जो अभी आदेश दे दिया है कि जो भेड़िए अगर ये पकड़े नहीं जाते हैं तो उनको गोली मार दी जाए। तो इस बात को लेकर भी वन जीव प्रेमी जो है वो काफी अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि भारत एक बड़ा विकसित राष्ट्र होने जा रहा है, और क्या उसके पास इतना भी संसाधन उपलब्ध नहीं है वर्तमान में कि वो अपने जो लुप्त होने वाले कगार पे हैं, जो भेड़िए भारत में जिनकी संख्या 2000 से भी कम रह गई है, क्या उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा सकता? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते थे वन विभाग वाले कि शिकार करना भी गोली चलनी है और बेहोश करके, ट्रैंक्विलाइज करके उसको पकड़ने के लिए भी गोली चल सकती है? तो क्या ये वैज्ञानिक तरीके से उसको बेहोश करके नहीं कैप्चर किया सकता? इस बात को लेकर के वो इस बात पे नाराज है कि गोली चलाने का आदेश, जान से मारने का जो आदेश दिया गया है, वो बिल्कुल गैर वाजिब है। और यहाँ गलती, उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ गलती इंसानों से हो रही है। इंसान उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक वन विभाग के कर्मचारी हैं बहराइच के, जो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा, देखिए यहाँ पे जो आने वाले लोग होते हैं, अक्सर वीवीआईपी लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कुछ अन्य प्रकार के लोग, रसूखदार लोग हों, जब वो आते हैं तो उनके खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, उसमें हिरन का मांस तक परोसा गया है, उसमें यहाँ पे खरगोश का मांस तक परोसा गया है। तो आप ये समझ लीजिए, जो भोजन इंसान की जगह भेड़ियों का होना चाहिए था, वो इंसान भोजन के रूप में ले रहा है। बिल्कुल, इसीलिए लगातार अब बात की जाए तो डीएमसीडी और तमाम जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी भी आज बैठक है और वन मंत्री स्वयं वहां पहुंचने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, लौटूंगा आपके पास। दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने दिल्ली के एलजी की शक्तियां बढ़ा दी हैं। बोर्ड पैनल बनाने के साथ साथ अब नियुक्ति भी करने के उनको आदेश हैं और एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्ति भी अब वो कर सकते हैं। और इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है, ज्यादा जानकारी के साथ खबर को विस्तार देंगी मेरी सहयोगी मीनाक्षी श्रीयान जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, उपराज्यपाल के सीधे तौर पर अधिकार बढ़ाए गए हैं और साथ ही बोर्ड पैनल बनाने की जो शक्तियां हैं वो भी अब एलजी को दे दी गई हैं। किस तरह से, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? और यह भी आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ जहां लगातार आम आदमी पार्टी विरोध करती है एलजी को लेकर, उनके निर्णयों पर कई तरह से सवाल उठाती है, तो उस पार्टी का रिएक्शन क्या कुछ अब इस पूरी खबर पर आ रहा है? मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में एमसीडी की 12 वार्ड समितियों के चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी की शक्तियों में बढ़ोतरी की है। इस नए बदलाव के तहत एलजी को अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे कई प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग का गठन और उनके सदस्य की नियुक्ति का जो है वो अधिकार मिल गया है। और इस फैसले का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। और इसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को ये अधिकार दे दिए हैं और वो संसद द्वारा अधिनियम कानूनों के तहत दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय का गठन और उनके सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। इस कदम के तुरंत बाद जो
जो है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एमसीडी वार्ड समितियों के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय के चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा है कि अंतरात्मा उन्होंने अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी थी और एलजी सक्सेना ने मेयर के इस कदम का विरोध करते हुए आदेश दिया कि एमसीडी चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे और अब 4 सितंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव कराए जाएंगे। और इसमें आम आदमी पार्टी से अभी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन देखा जाए कि जिस तरीके से ये पार्टी जो है एलजी का विरोध करते आए हैं, अभी उनका क्या कुछ असर इन सब चीजों पे होने वाला है, दिल्ली पे होने वाला है, ये बेहद अहम हो जाता है। और इस अधिसूचना के पहले दिल्ली की राजनीतिक बिल्कुल, और देखना होगा कि ऐसे वक्त में जबकि आगे चुनाव हैं और एमसीडी में सीधे पार्षद की नियुक्ति अब जो एलजी को मिली है वो इससे पहले दिल्ली सरकार की थी, तो हालांकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी की आपत्ति भी आई है और अलग अलग बयानबाजी भी हो गई। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ ग्राउंड जीरो में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।